ठीक है, उस ऐप को आप देख सकते हैं। उस ऐप का थ्रू आप जो है आप अपना मोबाइल में आप करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो भी डाटा है स्पर्श का, उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कैसे करेंगे, आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारा जो वेबसाइट है esminfoclub.com, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, ठीक है, आप जस्ट गूगल में जाके सर्च करेंगे कि हाउ टू कि स्पर्श ऐप, ESM इन्फो क्लब स्पर्श ऐप, इतना आप सर्च कर लीजिए गूगल में जाके। ठीक है, ESM इन्फो क्लब स्पर्श ऐप, तो आपको ये स्पर्श ऐप कैसे कहाँ मिलेगा, इसका जो लिंक है, डाउनलोड लिंक है, वो भी दिया हुआ है हमारी वेबसाइट में। तो वहाँ से आपको ये सारे डिटेल्स, सारे डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है, जिनको नहीं मिला उनको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा जो माइग्रेशन है जल्दी होना चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, स्पर्श का वेबसाइट में जाइए। स्पर्श का वेबसाइट का जो लिंक है वो आप PCDA का वेबसाइट के थ्रू भी आपको मिल जाएगा, या फिर हमारे वेबसाइट में जाके ESM इन्फो क्लब आप सर्च कर लीजिए, वहाँ जाके स्पर्श का जो भी कैटेगरी है आपको मिल जाएगा। वहाँ क्लिक करने से और वहाँ सर्च करने से स्पर्श का जो वेबसाइट का लिंक है वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ जा कर के आपको एक ग्रीवेंस लॉन्च करना है। अगर आप ग्रीवेंस लॉन्च कर देंगे तो आपका जो है स्पर्श का जो माइग्रेशन है जल्दी से हो जाएगा। ये चीज़ें मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये PCDA का जो वेबसाइट है, PCDA का वेबसाइट में दिया हुआ है कि जिनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ वो ग्रीवेंस लॉन्च करें। ठीक है, क्लियर हो गया स्पर्श के बारे में। अगर आपको किसी तरह का कोई जानकारी चाहिए तो फिर प्लीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में आप बता सकते हैं। अच्छा, अब जिनका कुछ क्वेश्चंस है मैं एक बार थोड़ा लेना चाहूँगा। अगर स्पर्श के बारे में हो, अगर डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में है तो मैं फिर जब डिसेबिलिटी पेंशन टॉपिक में आऊँगा तो उस समय जो है कवर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो है करतार सिंह जी ITR फाइलिंग के बारे में भी वीडियो बनाई है। ठीक है, देखिए ITR का जो वीडियो है ऑलरेडी है, पहले का है, और इस साल फिर एक बनाएंगे। ठीक है, ITR के बारे में जो भी देखिए ITR जब आप फाइल करेंगे तो आपका कौन सा इनकम आपका एग्जेम्प्टेड है वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो नॉर्मल होता है जो एग्जेम्पशन होता है, और फौजी आदमी के लिए जो डिसेबिलिटी पेंशन जिनको मिल रहा है या फिर किसी तरह का और कोई भी अर्निंग है तो वो एग्जेम्प्टेड है। कैसे एग्जेम्पशन को शो करेंगे, ठीक है, बहुत लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, जो कि ये सभी इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, जो कि आपको देना नहीं चाहिए, आपको लीगली एग्जेम्प्टेड है। तो इस चीज़ के बारे में अभी अप्रैल का महीना शुरू हो गया, टैक्स फाइलिंग का टाइम शुरू हो गया, तो नेक्स्ट संडे को हम कोशिश करेंगे केवल मात्र इनकम टैक्स कैसे आप फाइल करें। ठीक है, जिनका डिसेबिलिटी पेंशन है और या फिर और किसी तरह का पेंशन है सर्विस पेंशन के अलावा, ठीक है, तो उनका टैक्सेशन कैसे होगा, ये बातें जो है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, स्पर्श से पे स्लिप कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए, आप जब स्पर्श में जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे माई डॉक्यूमेंट करके एक टैब होगा। माई डॉक्यूमेंट में जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पेंशन स्लिप, करिजेंडम, PPO सब चीज़ आ जाएगा। तो आप पेंशन स्लिप में आप जब क्लिक करेंगे माई डॉक्यूमेंट में जाके, वहाँ पे आपको जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023 करके है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिस महीना का आपको चाहिए वो आपका ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये गया आपका। दूसरा है अजय सिंह जी, आपका क्लियर हो गया। करतार सिंह जी, आपका क्लियर हो गया। अच्छा, आपका दूसरा आपका क्या है कि एक सर्विसमैन वाला बैंक का फॉर्म भरने के लिए एजुकेशन कितना चाहिए। देखिए, एक सर्विसमैन अगर 15 ईयर्स का सर्विस है पूरा है तो 10th पास होगा तब भी बैंक क्लर्क के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बैंक क्लर्क के लिए एलिजिबल है। ओके, क्योंकि आप जो है ग्रेजुएट में काउंट होते हैं। नॉट ओनली बैंक क्लर्क, आप SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन वहाँ भी फॉर्म भर सकते हैं। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का या सेंट्रल PSU का कोई भी एग्जामिनेशन जहाँ पे नॉर्मल ग्रेजुएट का ज़रूरत होता है, जो टेक्निकल है वो नहीं, जो नॉर्मल ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट जहाँ मांग रहा है वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10th पास जो एक सर्विसमैन है वो 15 ईयर सर्विस अगर कर चुके हैं तो काउंटेड एज ग्रेजुएट। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। वो सर्टिफिकेट मिला है तब भी अच्छा है, नहीं मिला तब भी आपको चलेगा। ठीक है, 15 ईयर्स का सर्विस होना ज़रूरी है, ये है। ओके, डन। अच्छा,
अब जो है हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है डिसेबिलिटी पेंशन का बारे में। देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन जो है किनको मिलना चाहिए और किनको मिल रहा है, ठीक है। डिसेबिलिटी पेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो एप्लीकेशन है इसका वो है जिन लोगों को किसी भी तरह का डिसेबिलिटी फौज ज्वाइन करने का बाद हुआ है और जिस डिसेबिलिटी का कारण है मिलिट्री सर्विस, उनको डिसेबिलिटी मिलना चाहिए। ये यह पेंशन रेगुलेशन में बताया गया। पर ऐसे देखा गया कि ज़्यादातर जो पीबीओआर होते हैं, खास करके ज़्यादातर जो पीबीओआर होते हैं उनका डिसेबिलिटी नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, इस तरह का लिखा जाता है। जैसे कि देखिए, आप फौज में सर्विस कर रहे हैं, फौज का जो सर्विस है खास करके पीबीओआर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, क्योंकि फर्स्टली आप घर से दूर रहते हैं। अच्छा, जहाँ रहते हैं वहाँ ठीक से आपको छुट्टी नहीं मिलता है, ना तो खाना ठीक से मिलता है, ना रहने का जगह ठीक है। दूसरा क्या है, आपको तो खास करके ये चीज़ मैं पब्लिकली आज बता रहा हूँ, मैं कभी आज तक नहीं बताया कि पीबीओआर को ऑफिसर्स खास करके ट्रीटेड एज डोमेस्टिक सर्वेंट, क्योंकि आप एक सिपाही है या नायक है या हवलदार है, आप ही का जैसे एक रैंक का लोग उनका घर में जाके बूट पालिश कर रहे हैं, तो वो सबको इसी नज़र से देखते हैं। यही प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की वजह से फौज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है आप जानते हैं बीमारी का कारण होता है। लोग हाइपरटेंशन उनका बीमारी का शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीपी, या फिर शुगर का कारण हो रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा, इस तरह का लाइफस्टाइल डिजीज़ ज़्यादातर लोग। दूसरा, एक जो हैजार्डस जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से तो हो ही रहा है, क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा हैजार्डस है। तरह तरह का जगह में आप जाते हैं, वर्सटाइल नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है, रात भर जग करके ड्यूटी देना होता है, आप पिकेट ड्यूटी, सेंट्री ड्यूटी देते हैं, तो ये सब चीज़ें आपका हेल्थ के ऊपर एडवांसली इफेक्ट पड़ता है। और जब आप डिसेबल होते हैं इस वजह से, तो फिर फौज का जो डॉक्टर्स है वो तो ऑब्वियसली ऑफिसर ही होंगे, वो आपका डिसेबिलिटी को नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस लिख देते हैं और आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है। और दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग, क्योंकि एक बार जो पेंशन रेगुलेशन बना दिया गया और उसमें लिखा गया वही फॉलो करते आ रहे हैं। इसके बाद धर्मवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका जो कोर्ट केस था 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि अगर आपका डिसेबिलिटी फौज ज्वाइन करने के बाद हुआ है तो उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि मिलिट्री सर्विस की वजह से नहीं हुआ। बिल्कुल क्लियर है। और भी कई सारे केसेस है कि आपका जो डिसेबिलिटी है मिनिमम 1% होगा तो 50% काउंट होगा ब्रॉडबैंडिंग। तो ये सभी चीज़ों को जब एक्यूमुलेट करते हैं, मीनिंग ये स्टैंड होता है कि अगर आप किसी भी तरह की डिसेबिलिटी सफ़र कर रहे हैं आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस, क्योंकि आप जब ज्वाइन किए थे स्टेप 1 आपको ज्वाइन करवाया गया था, आप फौज का डॉक्यूमेंट के हिसाब से बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, उसके बाद आपका डिसेबिलिटी हुआ है। तो ये जो डिसेबिलिटी है इसको किसी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है और उस ऑर्डर के बेसिस पे अगर आपका केस एने है तो आप EFT में कोर्ट केस कीजिए, केस फाइल कीजिए, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, मिल रहा है। हजारों लाखों लोग जो केस किया हुआ है आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में, उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिल चुका है। सो फ्रेंड्स, ये तो एक चीज़ गया। दूसरा है कि अगर आपका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका परसेंटेज कम कर दिया गया, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलता है। देखिए, अगर आपका कॉज ऑफ डिस्चार्ज रेगुलर कंप्लीशन ऑफ सर्विस है तो आपका मिनिमम 20% होना चाहिए। इनवैलिड है, मेडिकल बोर्ड आउट है, सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया या नहीं लिया गया, ये सभी केसेस में आपका मिनिमम 1% होना चाहिए, तो आपको 50% का ब्रॉडबैंड इफेक्ट मिलेगा डिसेबिलिटी के लिए। अदर केसेस में यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ
टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अगर आपका रिटायरमेंट होता है तो इस केस में आपका जो डिसेबिलिटी है वो मिनिमम 20% होना चाहिए, तभी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है कि कुछ केसेस में ऐसे दिखा गया 15 to 19% दिया गया, पर देखिए इसका भी कोर्ट केस हुआ था। अगर ऐसे 15 to 19% है तो इसको 20% में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, 15 to 19% इसको ऐसे असेस नहीं कर सकते हैं। अगर 19% है तो 1% कम या ज़्यादा ये असेस करना बहुत मुश्किल है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस हिसाब से आपका मिनिमम 20% दिया जाना चाहिए, और आपको इस केस में डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आप AFT किसी एडवोकेट को आप कांटेक्ट कीजिए और केस फाइल कीजिए, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। अच्छा, ये था डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। अब जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है वो है OROP एरियर्स एंड रिवीजन के बारे में। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना चाहूँगा, जैसे कि मोदी जी स्टॉप दिस स्लेव सिस्टम। या देखिए, अभय उपाध्याय जी अपने गवर्नमेंट से जो है अपील किया कि ये जो स्लेवरी सिस्टम है इंडियन आर्मी में खास करके, ये बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं भी आपको सपोर्ट करता हूँ। स्पर्श से ऑनलाइन स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हैं क्या? यस, आप स्पर्श में जाकर के लॉगिन करके आपका अगर कोई नाम या किसी चीज़ का स्पेलिंग गलत है उसको आप चेंज कर सकते हैं, पर इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, याद रखिए। ये हो जाता है, मैंने खुद किया। अच्छा, फैमिली पेंशन के लिए अच्छा देखिए, आपने फैमिली बलजीत जी फैमिली पेंशन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर आप में से कोई भी यहाँ पे आपका सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो आप प्लीज़ मुझे मेल कीजिए। मैं आपको मेल आईडी दे देता हूँ, यहाँ पे मेल कीजिए तो आपको हम जवाब दे देंगे। eSMinfoclub@gmail.com। ठीक है, eSMinfoclub@gmail.com मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इस पर आप कर सकते हैं। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चंस जो और भी है, कंटैक्ट देखिए, मेरा कंटैक्ट यही है जो आपको ईमेल आईडी अभी मैंने शेयर किया, इसी में आप मेल कर सकते हैं नरेश जी। अच्छा, मोहम्मद शहजाद जी, डिसेबिलिटी कम्यूटेशन अमाउंट नहीं मिला लेकिन डिसेबिलिटी रिकवरी हो रहा है। देखिए, इसके लिए अगर आपका ऐसा केसेस है तो सबसे पहले तो आप अपना रिकॉर्ड ऑफिस को चिट्ठी लिखिए। रिकॉर्ड से अगर कोई जवाब नहीं मिलता है या फिर गलत जवाब मिलता है तो आप आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में जाके एक कोर्ट केस कीजिए, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अच्छा, रणधीर रजक जी, आप LMC है और आपको 2020 में इनिशियल मेडिकल एग्रीमेंटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, आपका अनुलिंग SC/SC है, आपका सर्विस 7 ईयर्स है। अच्छा, तो आप अनुलिंग करने से आपको मिलेगा या नहीं? देखिए, एज पर रूल्स तो मिलना चाहिए, चाहे सर्विस आपका एक दिन भी हो और SC/SC में अनुलिंग किया और आपका जो है डिसेबिलिटी जो है आइदर एट्रीब्यूटेबल और एग्रीमेंटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट सर्विस एलिमेंट दोनों ही मिलना चाहिए एज पर पेंशन रेगुलेशंस। ओके। अच्छा, नरेश जी 100% डिसेबल एक्स सर्विसमैन, समझ सकता हूँ नरेश जी। ठीक है, आपका अगर कोई क्वेरी है तो ईमेल आईडी अभी मैंने यहाँ पे शेयर किया, आप मुझे मेल कर सकते हैं। अच्छा, पेरुमल जी, आप पेरुमल जी, आप MLC जो है उसमें कुछ मिस्टेक हुआ है आपका। अच्छा, ओके, बट सर्विस ग्रेवेंस के ऊपर ग्रेवेंस डालते हैं, स्पर्श एक्शन नहीं ले रहे हैं। देखिए, स्पर्श का जो सिस्टम है अभी भी फुल्ली जो है फंक्शनल नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स आने का संभावना है। अगर आपको ग्रीवेंस किसी भी तरह का कोई ग्रीवेंस है और उसका जवाब नहीं मिल रहा है तो आप RTI कीजिए। RTI एक हमारे पास एक हथियार है जिसका जवाब PCDA प्रॉपरली देते हैं। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है गोविंद जी, आई कैन नॉट ओपन माई स्पॉट्स एज माई आधार कार्ड इज़ नॉट इन स्पॉट्स। आई हैव अपलोडेड माई आधार कार्ड 6, ओके, स्टिल इट इज़ पेंडिंग। पेंशन इज़ ऑल्सो नॉट इन स्पॉट्स।
दिस मंथ आपका TDS आपका 20% डिडक्ट हुआ है। देखिए आपका इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, स्पर्श पे नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले तो आप ग्रीवेंस डालिए। ग्रीवेंस अगर एड्रेस नहीं होता है तो आपको RTI करना पड़ेगा। ठीक है, RTI करके अपना स्टेटस जानने का कोशिश कीजिए। और दूसरी बात एक है कि मैंने खुद भी कई बार कॉल किया, PCDA पेंशन का जो नंबर है, IVRS नंबर है, वो काफ़ी एक्टिव है, वहाँ पे बहुत लोग बैठे रहते हैं आपका कॉल अटेंड करने के लिए। IVRS सिस्टम बहुत ही अच्छा है PCDA का। इसका ये जो IVRS सिस्टम है, कौन से नंबर पे आप कॉल करेंगे, या फिर आपका जो नोडल ऑफिसर है उनसे भी आप बात कर सकते हैं। कैसे बात करेंगे, नंबर कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप हमारा जो वेबसाइट है www.esminfoclub.com या गूगल में आप जाके सर्च कीजिए ESM इन्फो क्लब, तो हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। वहाँ जाके आप सर्च कीजिए PCDA कॉन्टैक्ट, तो आपको PCDA का कॉन्टैक्ट सारी चीज़ें, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, कब कॉन्टैक्ट करना है, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन देना है, ये सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके फाइन। अच्छा, नेक्स्ट है करतार सिंह जी, डिसेबिलिटी पेंशन RTI फाइलिंग में टैक्स एग्जेम्प्ट के लिए कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना चाहिए। देखिए ITR आप जब फाइल करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना, केवल मात्र फाइलिंग जब आप करेंगे, उसका जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 में जाके वहाँ पे देखिएगा कि एग्जेम्प्टेड इनकम है, वहाँ पे डिफेंस मिलिट्री डिसेबिलिटी पेंशन करके है, वहाँ पे क्लिक करके आपका जितना टोटल अमाउंट आ रहा है डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस पेंशन दोनों मिला करके टोटल जोड़ लीजिए, जितना पैसा आ जाएगा वो एग्जेम्प्टेड जो है कलम 4 में जाके जहाँ पे मिलिट्री डिसेबिलिटी पेंशन वहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, और अदर्स जो इनकम है वो आपका जो फर्स्ट जो कलम है उसमें डालिएगा, बिल्कुल शुरुआत में जहाँ पे टोटल जो इनकम है वहाँ पे आप अगर रिप्लाइड है या और किसी तरह का इनकम है तो वहाँ आप डालिए। ठीक है, वहाँ पे आप अपना जो पेंशन का जो भी इनकम है बिल्कुल ही शो नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, आपका जो सैलरी आ रहा है, दूसरा जो जॉब कर रहे हैं आप, उसमें से जो आ रहा है वो आपका इनकम में शो होगा। ठीक है, और एग्जेम्प्टेड इनकम में आपका टोटल जितना पेंशन आ रहा है, फिर से मैं बता रहा हूँ, सर्विस पेंशन प्लस डिसेबिलिटी पेंशन दोनों मिला करके जो अमाउंट है वो अमाउंट आपका एग्जेम्प्टेड इनकम में ही शो होगा, और ये इनकम कहीं नहीं शो होना चाहिए, कहीं नहीं इंक्लूड होना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल ओके। अगर इस बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप मुझे प्लीज़ मेल कीजिए, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। नेक्स्ट, CGL में संतोष जी, CGL एग्ज़ाम में पे फिक्सेशन होता है कैसा? देखिए CGL का थ्रू जो पोस्ट मिलता है, ज़्यादातर जो पोस्ट है वो ऑडिटर का पोस्ट है, ऑडिटर अकाउंट्स में है, मैं भी उसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करेंगे आपको किसी तरह का कोई पे फिक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो इनिशियल पे है लेवल 5 का 29,200 जो है 2800 ग्रेड पे, यानी कि फौज का हवलदार का जो इनिशियल पे होता है वही लेवल, वाई ग्रुप का हवलदार का जो होता है वही पे आपको ऑडिटर में मिलेगा जब आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, किसी तरह का कोई पे फिक्सेशन एज ऑन डेट नहीं है। इसके लिए बात चल रहा है, DOPT ने इसका पे फिक्सेशन जो मोडालिटीज़ चेंज करने के लिए पे प्रोटेक्शन तो नहीं है, पर आपका लास्ट पे जो है प्रोटेक्टेड होगा। इसका जो मोडालिटीज़, इसका जो रिवाइज्ड पे फिक्सेशन ऑर्डर है ये ड्राफ्ट बन चुका है, पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये हो जाएगा, उम्मीद तो कर ही सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है पेरुमल जी, इसलिए मुझे एक सोल्यूशन बताना है। पेरुमल जी देखिए, आपका जो मैटर है प्लीज़ आप मुझे मेल कीजिए, ठीक है, मैं आपको मेल में शायद जवाब दे पाऊँगा। नेक्स्ट है समीम अहमद जी, ऑपरेशन एनुअलिंग करने से, देखिए ऑपरेशन अगर आप एनुअलिंग करेंगे तो आपका 10% या 15% कुछ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इतना परसेंटेज डिसेबिलिटी आपका डाउन किया जाएगा। ठीक है, पर आपको डिसेबिलिटी पेंशन तो मिलेगा। ओके। दीपक कुमार जी, रिकॉर्ड से पेंशन डेट नहीं आ रहा है। देखिए इसके लिए आपको तो रिकॉर्ड में आपको कांटेक्ट करना चाहिए थ्रू कमांडिंग ऑफिसर। ओके। अच्छा, PG चैनल आपका है, स्पर्श माइग्रेशन कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा? देखिए स्पर्श माइग्रेशन का काम चल रहा है, कब तक होगा इसका एस्टिमेटेड कोई डेट अभी तक ऑफिशियली कोई पब्लिश नहीं किया गया, तो उम्मीद है कि 2023 का अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा संतोष जी, थैंक यू। अच्छा, तो अभी देखिए अब हम शुरू करते हैं कि OROP का रिलेटेड जो भी क्वारीज़ है, इन क्वारीज़ को हम शुरू करते हैं।
ठीक है। OROP का जो क्वारीज है खास करके कि ज़्यादातर लोगों को अभी तक OROP का एरियर्स नहीं मिला। नहीं मिलने का दो कारण हो सकता है। नंबर 1, आपका पेंशन इंक्रीज नहीं हुआ है। देखिए, आपका पेंशन इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे आप चेक करेंगे? इसके लिए देखिए, सबसे पहला जो वे है वो है कि आप चेक कीजिए कि अभी आपका कितना पेंशन, बेसिक पेंशन आ रहा है, और आपका टेबल नंबर 7 ऑफ OROP टेबल। OROP टेबल अगर आपको देखना है तो आप हमारा वेबसाइट में जाके सर्च कर सकते हैं OROP टेबल, ठीक है। वहाँ पे मिल जाएगा हमारा ESM इन्फो क्लब का जो वेबसाइट, वहाँ जाके OROP में क्लिक कीजिए और वहाँ पे लिखिएगा, आपको टेबल मिल जाएगा। उस आर्टिकल के अंदर जो टेबल है उसमें टेबल नंबर 7 में आपको मिल जाएगा आपका जो सर्विस पेंशन है। अगर आपका डिसेबिलिटी पेंशन है तो टेबल नंबर 93, ओके। जैसे उस बार के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो ये दोनों टेबल आप जब चेक करेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपका पेंशन इंक्रीज़ हुआ है या नहीं। अगर इंक्रीज़ हुआ है एज पर टेबल तो आपको एरियर्स भी मिलना चाहिए और रिवाइज पेंशन भी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो इसका कारण क्या है? मान लीजिए आपका इंक्रीज़ हुआ है और आपको एरियर्स नहीं मिला, रिवाइज पेंशन भी नहीं मिला। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका बैंक अभी तक रिलीज़ नहीं किया। अगर आप बैंक का थ्रू ले रहे हैं, अगर स्पर्श का थ्रू ले रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है कि 100% लोगों का डिसबर्समेंट हो चुका है। नहीं हुआ है तो आपको स्पर्श का जो नोडल ऑफिसर है उनसे बात करना पड़ेगा। नोडल ऑफिसर का जो स्पर्श नोडल ऑफिसर का जो कॉन्टैक्ट है वो हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप फॉलो कीजिए, ठीक है। फिर भी अगर आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होता है तो आप ज़रूर मुझे मेल कीजिए eSMinfoclub.com, ओके। अच्छा, दीपक कुमार जी, एनुअलिंग करने पर रिकॉर्ड डेट नहीं दे रहे। देखिए, जस्ट आप जब SCRs की एनुअलिंग करते हैं तो रिकॉर्ड में देन एंड देयर डेट नहीं आता है। 3 महीना, हर 3 महीने में एक वहाँ पे बोर्ड बैठता है, कमेटी बैठता है। तो वो बोर्ड जो है डिसाइड करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं आपका जो एनुअलिंगनेस या ओलिंगनेस जो भी है, और स्क्रीनिंग करने के बाद तब आपका डेट आता है। तो इसके लिए थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। ये तो एक रीज़न गया। दूसरा रीज़न क्या है कि कुछ मैन पावर रिस्ट्रिक्शन, मैन पावर रिलीज़ का कुछ रिस्ट्रिक्शन भी अभी आया हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर से, खास करके आर्मी में, कि यूनिट में जो मैन पावर रैशनलाइज करने की वजह से अभी रिक्रूटमेंट कुछ दिनों तक बंद था। अभी अग्निवीर जो है आ रहे हैं तो मैन पावर थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है। जब तक नॉर्मल नहीं हो रहा है तब तक के लिए इस टाइप का जो रिलीज़ है वो बंद किया गया था और धीरे धीरे अभी खुल रहा है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी ही दिन में आपका डेट आ जाएगा। अच्छा, डिसेबिलिटी का 15 साल पुराना केस फाइल हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है, चाहे कितने भी साल का पुराना हो, आपका केस फाइल आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि अभी जस्ट अभी एक यहाँ पे एक सज्जन थे जिनका 2005 या 6 का केस था। अभी उनका रिजॉल्व हुआ है, AFT कलकत्ता में केस किया था और जीत हासिल भी हुआ है, ठीक है, ओके। तो देखिए, OROP का हम जब बात कर रहे थे कि OROP का जो एरियर्स आपको नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला, क्या पॉसिबल रीज़न है, वो आपको मैंने बता दिया। अच्छा, तो सो फ्रेंड्स, अभी अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन है आप यहाँ पे रख सकते हैं, और मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग जो है हमारे जो वेबसाइट है fauzinews.com और eSMinfoclub.com, दोनों का ही मैं लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। आप गूगल में जाके सर्च करने से भी मिलेगा। यहाँ पे जाने से आपका जो भी सवाल है, उम्मीद है कि सभी सवाल का जवाब वहाँ पे रेडी है, क्योंकि लगभग 700 आर्टिकल्स में है। आपका फौज का रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपको CA अप्लाई करना है, कैसे करना है, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। KSB का कोई भी वेलफेयर स्कीम है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको लाइफ सर्टिफिकेट भरना है, मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो है जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एज लिमिट क्या होता है, देखिए, मैं ये टॉपिक जब आ गया तो मैं एक बार बता ही देता हूँ। बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि 50 साल हो गया, 55 साल हो गया तो हम कभी और कोई किसी जॉब के लायक नहीं है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अप टू 59 ईयर्स ऑफ एज आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक का बात अलग है, PSU में कुछ रूल्स है। अगर और भी कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे अपना रूल्स है, इसके अलावा इन जनरल किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक सर्विसमैन 59 ईयर्स एज तक अप्लाई कर सकते हैं।
अप्लाई करने के लिए कोई मना नहीं करेगा, ज्वाइन करने के लिए कोई मना नहीं करेगा। मेरे साथ 57 ईयर्स ओल्ड एक सर्विसमैन ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। सज्जन क्या पहले रिटायर हो चुके थे और जॉब नहीं किया, फिर जब उनका एज 55-56 हुआ तो उन्हें लगा कि मुझे अभी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहिए, तो उन्होंने ज्वाइन किया 57 ईयर्स का एज में, ठीक है। तो इससे आप ये जो इंस्टेंस है इससे आप समझ सकते हैं कि कोई एज बार नहीं है। खास करके SSC CHSL SSC CGL रेल ये सब जगह में कोई बाउंडेशन नहीं है आपके एज लिमिट का, ना 50 ना 55, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। 60 से कम होना चाहिए बस, 60 साल हो गया तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ओके फाइन। तो इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप पूछते हैं ना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर एक बार दिन में कम से कम एक बार आप चेक करें ESM इन्फो क्लब या फिर FaujiNews.com। ये दोनों में से कोई भी वेबसाइट अगर आप चेक करेंगे, जैसे ESMinfoclub.com ये इंग्लिश में है और FaujiNews.com ये हिंदी में है। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो ESMinfoclub.com सर्च करें, या फिर आप FaujiNews.com सर्च करें अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है, एक सर्विसमैन को, एक फौजी पेंशनर, डिफेंस पेंशनर को जो भी जानना चाहिए, रोज़ का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो देखिए, मेरा एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अभी इसमें लिंक दे देता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट प्लीज़, मैं आपको लिंक यहाँ पे दे ही देता हूँ ताकि आप ज्वाइन कर पाएंगे मेरे इस ग्रुप में, ठीक है। जस्ट 1 मिनट प्लीज़। मेरा जो सोशल मीडिया है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम है, आप किसी भी जगह में मेरे साथ आप लिंक्ड रह सकते हैं अगर आप चाहे तो, ठीक है, अगर आप चाहे तो, ठीक है। देखिए ये सभी लिंक मैंने दे दिया, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, टेलीग्राम का डिलीट करना पड़ेगा, ओके, दे दिया, ओके। देखिए मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप में, और टेलीग्राम चैनल में भी अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ अभी, ठीक है। जस्ट ए मिनट प्लीज़, ओके, टेलीग्राम ये भी दे दिया, ओके, ओके फाइन। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, 7980715630, 7980715630, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसमें कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल अटेंड नहीं होता है, क्योंकि देखिए इतने कम से कम मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग 25,000 लोग जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और अदर जो ग्रुप्स है इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो सब लोग अगर कॉल करने लगेंगे तो देखिए मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, किसी का भी कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगा। इसलिए सबसे निवेदन है कॉल मत कीजिए। आपका कोई भी अगर सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आप अपना सवाल को आप पोस्ट कीजिए। वहाँ पे मेरे जैसे और भी लोग हैं, हमारा टीम है, ठीक है, टीम मेंबर्स कोई ना कोई आपका सवाल का जवाब दे ही देंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले संडे को, कोशिश करेंगे, मैं वादा तो नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे अगले संडे को आपसे फिर दोबारा मिलने का। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये तो है ही, यहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, टाइम टू टाइम आप विजिट करते रहिए, देखते रहिए। इस उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।